हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गया शिक्षा दृष्टि। आज हम लोग कक्षा 7 का अतीत से वर्तमान भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 कहाँ, कब और कैसे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग इतिहास के बारे में, अतीत से वर्तमान कहने का मतलब अतीत जो पीछे बीता हुआ समय है और जो अभी समय चल रहा है उसके बीच का जो काल है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका प्रथम अध्याय है कहाँ, कब और कैसे। कहाँ यानी किसी जगह के बारे में कह रहा है, कब यानी किस समय हुआ, और कैसे यानी किस तरह से वो काम हुआ या किया गया, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। कह रहा है बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेला जैसा माहौल था। विभिन्न पंडालों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। घूमते घूमते वे ऐसे पंडालों में पहुंचे जहां क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। एक प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या था। है ना, जैसे कोई प्रतियोगिता वगैरह करवाया जाता है, क्विज वगैरह किसी तरह का प्रोग्राम में, तो उसमें हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, हमारे इतिहास से। तो यही क्वेश्चन किया गया था कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ी, माइक अपने हाथ में लिया और जोर से बोली, पाटलिपुत्र। तालियों की आवाज़ के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयुष सोचने लगा कि कोई स्थान का नाम समय के साथ कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, यहाँ सोचने वाली बात है। पुराने समय में यानी कि पहले के समय में जो हमारे राज्य बिहार की राजधानी पटना है, उसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। तो पहले पाटलिपुत्र था, फिर इसमें परिवर्तन क्यों हुआ, इसका नाम पटना क्यों हो गया, है ना, क्या वजह रहा होगा। तो इस सभी चीज़ों से मतलब कि क्वेश्चन उठता है कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो कह रहा है आपने कक्षा 6 के अतीत से वर्तमान भाग 1 में हर्षवर्धन के शासन काल तक पढ़ा था। क्योंकि हम लोग कक्षा पहले की 6 में, आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा क्लास 6 का भी, चाहे आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा। उसमें हम अतीत से वर्तमान के भाग 1 में हर्षवर्धन के शासन काल तक पढ़ चुके थे। ठीक है, अब इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासन काल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि हर्ष के पहले के भारत और बाद के भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए, यानी हर्षवर्धन के शासन काल के पहले और उसके बाद के भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। समय के साथ साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। चलिए, समय के साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान, पहनावा आदि में अंतर देखने को मिलेगा। जब आप किसी को उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो संभव है कि आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दिखने लगेगा, है ना। आप देख लीजिए, अभी अगर आप गया के रहने वाले हैं, आप नवादा तरफ चले जाइए, मुंगेर तरफ चले जाइए, यानी कि बिहार के फिर गंगा नदी के उस तरफ चले जाइए, वहाँ की बोली में, भाषा में, रहन सहन में, पहनावा ओढ़ावा में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। आपको जाहिर सी बात है, अब गया और नवादा को ही ये कर लीजिए। अगर आप गया के हैं तो, या फिर आप नवादा के हैं, तो देखिएगा दोनों का बोलने का जो भाषा है, दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो जिस तरह से हम स्थान परिवर्तन करते हैं, उस तरह से वहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, जाति व्यवस्था, सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम अपने राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो वहाँ और भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर हम वहाँ के जीवन मतलब कि वहीं पर अगर कुछ लंबे समय तक अगर रहते हैं तो वहाँ के जीवन शैली में हम भी ढल जाते हैं, यानी कि उसी के जैसा बोल चाल, खान पान करने लगते हैं। तो ये क्या है, परिवर्तन होते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे की चर्चा में हम मोटे तौर पर 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। यानी इस चैप्टर में हम 750 ईस्वी से लेकर के 1750 लगभग कि 1000 वर्ष ईस्वी तक के जो परिवर्तन हुआ है हमारे इतिहास में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची रूप में शब्द के रूप में करते हैं ना। हम क्या करते हैं, भारत का पर्यायवाची शब्द के रूप में हिंदुस्तान, इंडिया ये सब नाम का प्रयोग किया करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम अभी क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं इंग्लिश में, या तो फिर हिंदी में भारत बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना यानी तुर्कों के विस्तृत रूप में इकाई 3 में दी गई, यानी कि इसका चैप्टर नंबर 3 में हम तुर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की जब स्थापना हुई थी तो ये नाम प्रचलित हुआ था, क्या, इंडिया और भारत। चलिए, कह रहा है उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। यानी कह रहा है उस समय जो हमारा भारत का जो सीमा था भौगोलिक दृष्टिकोण से, भूगोल के दृष्टिकोण से, वो किस पर आधारित था, तुर्क सत्ता के अधीन था। यानी कि जो जिस जहाँ जहाँ पे तुर्कों का शासन था उसके अधीन था, उस पर निर्भर करता था। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। जो हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान है उसका प्रयोग कौन किया था, बाबर किया था, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, वो वस्तुतः पूरे संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया, यानी कि एशिया का उपमहाद्वीप हम लोग का जो भाग क्षेत्र आता है, इधर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह जो हो गया, ये सभी क्षेत्रों को प्रयोग के लिए क्या किया था, उपमहाद्वीप शब्द का प्रयोग किया था। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ। कह रहा इस मुगल सत्ता का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ कब हुआ, 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ, जब कि बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ था। यानी कि बाबर क्या कर शुरुआत किया था यहाँ पे अपना, उसके बाद आया बाबर के बाद आया था आपका हुमायूं का बेटा, फिर आया ये क्या बोलते हैं आपका अकबर। तो इस तरह से मतलब कि सत्ता धीरे धीरे उसका बढ़ते गया और 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज जो औरंगजेब था वह पूरे सत्ता पर पूरी तरह से क्या कर लिया था, प्रभाव बना लिया था। चलिए देखिए, कह रहा औरंगजेब के अधीन मुगल समाप्त शासन। देखिए इस तरह का जो आपका मानचित्र है आपका बुक में दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया जो था वो आपका आ गया था। इसमें तो कुछ खास पता नहीं चल रहा, आप अगर ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो मैप में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इसी प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है इसी प्रकार से जो हमारा नाम राज्य है उसको बिहार के नाम जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने किया। देखिए हमारा राज्य बिहार जो है उसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग कौन किया था, एक 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज, उन्होंने बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बौद्ध बिहारों के इस भूमि के अर्ज ए बिहार का नाम दिया और मुगल काल में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। कह रहा है इसके बौद्ध बिहार के नाम तर्ज पर इसको क्या किया गया, बिहार का नाम दिया गया। और जब मुगल काल आया, मुगल वंश का शुरुआत हुआ, तो मुगल वंश के शासक अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। प्रांत यानी उसका एक शासन क्षेत्र के रूप में इसे गठित किया, किसको, बिहार को। ठीक है, मुगल काल के बारे में हम एक चर्चा इकाई 4 में करेंगे, यानी कि इसी बुक के लेसन नंबर 4 में हम मुगल वंश के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे। चलिए मानचित्र 1 के 8 प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं और मानचित्र 2 करीब 700 सालों के बाद 17वीं शताब्दी से उत्तरार्ध में औरंगजेब के विशाल साम्राज्य को दिखाता है। इसके भी प्रमुख राज्यों की सूची बनाइए। तो देखिए आपका पीछे चैप्टर में मानचित्र 1 है ना, ये मानचित्र 1 है और ये आपका मानचित्र 2 है। इसमें आपका जो प्रमुख राज्य जो दिख रहा है, जैसे पाल हो गया, चौहान हो गया, परमार है, चोल है, चालुक्य है ना, ये सभी राज्यों की क्या करना है, सूची बनाना है। तो आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए कह रहा है यहाँ पर एक टॉपिक दिया है, कह रहा है मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कल पुर्जों और मशीनों का व्यवहारिक प्रयोग खेती, कल खरगाने आदि में प्रौद्योगिकी कराता है। देखिए जो प्रौद्योगिकी क्या कराता है, यानी जो मानव जीवन हमारा बेहतर हो रहा है, यानी कि आसान बनाया जा रहा है। जितना ज़्यादा कठिनाई था हमारे जीवन में उसको क्या किया गया और आसान किया गया। तो सारी चीज़ों को उसके लिए जो आविष्कार किया गया उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उसी चीज़ का जो आविष्कार हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है दोनों मानचित्र का अवलोकन करने पर क्या आप अंतर पाते हैं, चर्चा की। यानी कि मानचित्र 1 में और मानचित्र 2 में जब हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें क्या अंतर देखने को मिलता है उसके बारे में आपको देखना है। चलिए
आगे है मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। यानी मध्यकाल का जो भारत था उसका आर्थिक जीवन किस पर आधारित था? कृषि पर ही आधारित था। सबसे ज़्यादा जो जीवन लोगों का जीविका का जो आधार था वो क्या था? कृषि था। कृषि के साथ छोटे स्तर पर अन्य आर्थिक गतिविधियां के संकेत मिलते हैं। यानी कृषि के साथ साथ छोटे छोटे और भी उद्योग मिलते थे जो कि कृषि पर भी निर्भर थे। इनके वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप नगरों के विकास एवं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, कह रहा जब धीरे धीरे मतलब कि कोई किसी चीज़ का विकास होता है धीरे धीरे उसको बढ़ावा होता है ना, हर लोगों के पास पहुंच पाता है। संभवतः एक समय में सभी के पास पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे ही किसका इसका क्या होता है? विकास होता है, लोगों तक पहुंचता है। तो उसी प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि भी हो रहा था और तकनीक का उत्पादन हो रहा था। तकनीक नए नए तकनीकी परिवर्तन हो रहा था और लोगों के पास पहुंच रहा था। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ पूरी दुनिया में प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे थे। आइए हम इन प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों के एक नज़र डालें। यानी कि उस समय में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों का आय का प्रमुख साधन रहा है। पहले खेतों की कुड़ाई के लिए कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था। बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा, है ना। जब शुरुआत में जब खेती लोग करने लगे थे आदिमानव, तो क्या करते थे? पत्थर से खेतों की कुड़ाई किया करते थे। फिर लोहे का आपका ये यंत्र आ गया, हल, ये कुदाल आ गया, फावड़ा आ गया, इससे कोड़ने लगे। उसके बाद किसका प्रयोग हुआ? हल का हुआ। हल को बैल में लगा करके उस पर लगा कर क्या किया था? खेतों को जोता जाता था। उसके बाद और भी तकनीकी परिवर्तन आया है। देखिए एक यहाँ पे नोट्स दिया है, कह रहा आज सिंचाई के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, अपने शिक्षकों से उन पर चर्चा करें। देखिए आज सिंचाई के लिए कई तरह के साधन हमारे पास उपलब्ध है। सबसे बड़ा साधन है ट्यूबवेल, है ना। आज हर जगह पे क्या है? बिजली पहुँच गया है। यानी कि हर जगह पे बिजली है तो हम लोग मोटर पंप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। जहाँ पे भी अगर भूमिगत जल होता है वहाँ पे आराम से हम बोरिंग करवा लेते हैं, पंप डाल लेते हैं और मोटर का प्रयोग करके हम पानी आसानी से निकाल लेते हैं और सिंचाई करते हैं। पहले के समय ऐसा नहीं था। पहले के समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था। बोरिंग की सुविधा नहीं थी, मोटर पंप नहीं था, ट्यूबवेल वगैरह नहीं था, ना डीजल था, इस तरह का कोई आविष्कार नहीं था। लोगों को सिंचाई करने के लिए सबसे ज़्यादा वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होगी तो फसल होगा, अगर वर्षा नहीं होता था तो फसलें बर्बाद हो जाया करते थे। या फिर जहाँ पे नदी होते थे, नहर हुआ करता था, वहाँ पे लोग फसल उत्पादन कर सकते, क्योंकि नदी के पानी को नहरों के माध्यम से ले जाया जाता था और उसी से ये पानी को ये लाठा पुड़ी द्वारा या फिर कह सकते हैं चाड़ इसको बोलते हैं। दो लोग, एक लोहा का बना हुआ था बड़ा मुंह वाला बना बर्तन तरह रहता था, उसे दो लोग पकड़ के क्या करते थे? पानी को ऊपर निकाल कर फेंकते थे। फिर कुआं का खुदाई होता था, कुआं से लाठा पुड़ी के द्वारा पानी निकाला जाता था, ढेकली वगैरह उसे बोलते थे। फिर कुल्हड़ बोला जाता था जिसको कि बैल द्वारा चलाया जाता था। इस प्रकार से सिंचाई किया जाता था। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, उसके बाद सिंचाई होता था। आज ऐसा नहीं है, आज हम सिंचाई के लिए बहुत आसान तरीके हमारे पास है। आसानी से हम ये क्या करते हैं, मोटर पंप चालू करते हैं, पानी को खेतों में छोड़ देते हैं और पूरा खेत फट जाता है, बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। लेकिन पहले के समय पूरा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। तो इसमें क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। चलिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जो बदलाव आया, इसका जो यंत्र का प्रयोग हुआ, इसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। चलिए, खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षा के जल के तालाबों और कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। कुओं से भी सिंचाई होती थी। कुआं से पानी को बाहर निकालने के लिए कई तकनीक या यंत्र प्रचलित थे। पानी को बाहर निकालने के लिए अर्घट या घंटी यंत्र का इस्तेमाल प्राचीन समय से होता था। बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा, है ना। बाद में क्या हुआ? रहट का इस्तेमाल भी होने लगा। रहट में जंजीर लगी होती थी जो पानी को गहराई से निकाल पाने में संभव बनाती थी। देखिए रहट क्या होता था, आप देखे होंगे कुआं में कभी ये बैरिंग गोल लगा होता था चक्का जैसा, उसमें आपका ये सिक्कड़ लगाया रहता था और सिक्कड़ को हम खींचते थे। ठीक है, वो गोल होने के कारण बैरिंग पे वो फिक्स किया होता था, जिससे क्या होता आसानी से वो पानी नीचे से चला आता था, हमें ज़्यादा वजन देना नहीं पड़ता था। ठीक है, उसी को रहट कहते हैं। कह रहा चित्र 1 में आज भी कई गाँव में कहीं कहीं सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग आप आसानी से देख सकते हैं। अभी भी ऐसा कई सारे गाँव हैं जहाँ पे तरह तरह का व्यवस्था नहीं है,
तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया, लेकिन अब काफ़ी कम गया है। अब तो हमें बिहार में शायद कहीं वैसा गांव में देखने को मिले, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्राचीन भारत में वस्त्र के उद्योग के क्षेत्र में धागों की कताई के लिए केवल हाथ से चलने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। अब देखिए, तो कृषि के क्षेत्र में हो गया सिंचाई के बारे में। अब देखिए कि है जो हमारा वस्त्र हम पहनते हैं, या उस समय के जो लोग वस्त्र पहनते थे उसको किस तरह से बनाया जाता था। तो प्राचीन समय में भारत में जो वस्त्र बनाया जाता था उसके लिए धागों की कताई के लिए केवल हाथ चलने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। पहिया जैसा लगा हो तो उससे धागा को काटा जाता था और फिर उसकी बुनाई होती थी। उसमें काफ़ी समय लगता था एक कपड़ा बनाने में। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखे का प्रयोग होने लगा। दुनिया की कमान धुनकी भी संभवतः इसी समय भारत में आए। जब चरखा का इस्तेमाल शुरू हुआ उसी समय एक धुनिया आया, धुनिया को धुनकी कहते हैं। इसका जो धागा होता है इसमें भारत में आई कब? 13वीं शताब्दी में आई, जिससे भी कपड़ा बुनना आसान हो गया। कह रहा है जहाँ खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षा के ये तो आपको आगे पढ़ना है। तकली से सूत काटने में बहुत समय लगता था, वहीं चरखे से सूत काटने की गति काफ़ी बढ़ गई। यहाँ तकली से सूत काटना बहुत समय लगता था, लंबा समय घेता था, वहीं क्या हो गया, चरखा से सूत काटने में समय का बचत होने लगा। ठीक है, सूत के काटने की गति काफ़ी बढ़ गई। जैसे जैसे चरखे और धुनकी का प्रसार होता गया, सूती कपड़े की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग ताड़ के पत्तों को अधिकतर प्रयोग करते थे। देखिए, पहले हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि जो लिखने के लिए हम लोग प्रयोग करते थे वो क्या करते थे, ताड़ का पत्ता, जो ताड़ देखते हैं ना जिससे फेरा वगैरह आता है, उसका पत्ता का प्रयोग होता था लिखने के लिए। परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज का व्यापक उपयोग होने लगा। जब हमारे देश में तुर्क आए मध्यकालीन भारत में, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग होने लगा, कागज का होने लगा। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। देखिए, कागज तो 100 ईस्वी में ही बन गया था, लेकिन कहाँ बना था, चीन में, और वहीं उससे प्रयोग होना इसका शुरुआत हुआ। तो ये बात आप ध्यान में रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ और कब हुआ था। 100 ईस्वी में हुआ था चीन में। ठीक है, अपने देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। हमारा देश जो भारत है वहाँ पर कागज का उपयोग पूर्ण मुख्य रूप से होने लगा। कब से होने लगा, 13वीं शताब्दी से होने लगा। इससे ज्ञान की शिक्षा के प्रसार काफ़ी वृद्धि हुई। इससे क्या हो गया, और ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ। व्यापारिक लेन देन में भी काफ़ी सुविधा हुई। उस काल की रचनाएं आज भी पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित है। जैसे कागज आ गया तो लिखना काफ़ी आसान हो गया, और इससे किसी भी चीज़ का लेखा जोखा रखा जाना आसानी हो गया। इसका जो पांडुलिपि यानी उसमें जो लिखा गया है वो भी आपको बड़े बड़े संग्रहालय में जाकर देखने को मिल सकता है, जो कि सुरक्षित रखा गया है। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ, जिसको कि हम लोग कंपास कहते हैं। जैसे क्या होता था पहले कि जब समुद्री यात्रा करने के लिए निकलते थे नाविक वगैरह, तो उन्हें दिशा भटक जाते थे कि किस ओर जाना है। उससे काफ़ी परेशानी होती थी, जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ जा नहीं पाते थे और वो भटक जाते थे। इसलिए 13वीं शताब्दी में ही कंपास का क्या हुआ, शुरुआत, कंपास आया व्यापक रूप में। इससे आसानी हुआ नाविक लोगों को कि ये उनको जहाँ जाना था उसको दिशा का पता चला था कि हम किधर जाना है, दक्षिण में जाना है, उत्तर में जाना है, पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है। ठीक है, इस नवीन आविष्कार का समुद्री व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और समुद्र में यात्रा करने में सुविधा हुई। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरणों का प्रयोग। देखिए, इसी समय दूसरा सबसे प्रमुख उपकार ये आपका आविष्कार हुआ, वो क्या हुआ, समय सूचक उपकरण, यानी कि जो समय बताता है, यानी कि घड़ी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह, जिसके बारे में इकाई 3 में यानी कि चैप्टर 3 में खूब अच्छे से पढ़ना है, सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद यानी दिल्ली में एक मीनार पर एक अनेक नक्षत्र घड़ी, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी, जिससे समय की सही सूचना दी जाती थी। देखिए, जो सुल्तान फिरोज शाह था वो दिल्ली में 14वीं शताब्दी में एक मीनार पर घड़ी लगवाया था, जो कि अलग अलग घड़ी थे, नक्षत्र घड़ी था, धूप घड़ी था और जल घड़ी था, जो कि क्या करता था, सही सही समय के बारे में बताता था। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध के क्षेत्र में घुड़सवार सैनिक की सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण आविष्कार इसी समय हुए। पहला आविष्कार था लोहे की रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त होती थी। रकाब यानी कि घोड़ा पर लगाया जाए, जिससे कि पकड़कर घोड़ा को आसानी से सैनिक बैठा करते थे, उसे घोड़े का रकाब कहते थे।
इसके उपयोग से युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो गया। दूसरा आविष्कार था लोहे का नाल, जो घोड़े के खुर में लगाई जाती थी। घोड़ा का जो पैर होता है उसको खुर बोलते हैं, उसके खुर के नीचे घोड़े का नाल लगाया जाता है, जिसको कि हम लोग घरों में लगवाते हैं। खास करके जब ये लोग कहते हैं कि नेत्र गुजर से बचाया करता है घोड़े का नाल, इसलिए लगाया जाता है। देख सकते हैं आप, आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। आप घर में पूछे घोड़े का नाल क्या होता है तो आपको बता दें। एक घोड़े के पैर के आकार का ही लोहा का बना होता है, तो इसका उपयोग भी होने लगा। ठीक है, नाल लगाने के दो लाभ थे। पहला, इससे नरम जमीन पर घोड़े को पैर की अच्छी पकड़, यानी कि जहाँ पर भूमि नरम होती थी, मुलायम होती थी, वहाँ पे घोड़ा का पैर जो दब जाता था। उस स्थिति में लोहे का नाल क्या करता, लोहे इसको जमीन पर पकड़ अच्छा मारता था घोड़े के पैर को। ठीक है। दूसरा ये लाभ था कि खुरदरे एवं कठोर धरातल पर खुर सुरक्षित रहते थे, यानी कि जो कठोर था, रेतीली भूमि था, वहाँ पे उसके जो खुर होते थे उसे सुरक्षित करता था लोहा, क्योंकि वहाँ पे चोट लगने का डर होता था, इससे उसे सुरक्षा प्रदान हुआ। ठीक है। भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का जो प्रचलन हुआ था वो 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ था, जिसके फलस्वरूप युद्ध नीति में काफ़ी परिवर्तन हुए, परंतु इसका व्यापक प्रयोग तुर्कों के आगमन के बाद ही संभव हुआ। यानी कि 9वीं शताब्दी यानी 9वीं शताब्दी इसका शुरुआत हो गया, प्रारंभ हो गया, लेकिन इसका जो व्यापक रूप से प्रयोग किया गया कब किया गया, जब तुर्क भारत में आए तभी किया गया। चलिए आगे है, कह रहे नई प्रौद्योगिकी एवं विचारधारा लाने में भारत के बाहर से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कह रहे भारत में जो नया नया प्रौद्योगिकी आया, विचार में परिवर्तन है, उसका प्रमुख योगदान किसका जाता है, भारत से जो बाहर के लोग हैं, तुर्क, मुगल वगैरह, उसका ज़्यादा योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही इस उपमहाद्वीप के लोग व्यापार करने दूसरे देशों में जाते थे। कह रहे आप हमें पता है कि पहले के समय में क्या होता था, हमारे उपमहाद्वीप के लोग दूसरे देशों में व्यापार करने दूसरे देशों में जाया करते थे। ठीक इसी प्रकार इन देशों से भी लोग व्यापार करने भारत आते थे, यानी दूसरे देश से हमारे यहाँ आते थे, हमारे देश से दूसरे देश में जाते थे। ऐसे ही एक व्यापारिक समूह अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिमी तट से होकर भारत आया। अरब प्रायद्वीप कहने वाले हमारा भारत का जो समुद्र तटीय भाग है, इस तरह से त्रिकोण है ना, इसको हम इस तरह वाला भाग जो नदी, ये जो भाग है इस समुद्र अरब सागर कहते हैं। तो ये जो हमारा देखिए जो 3 ओर से घिरा हुआ जो भाग होता है वो प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। ठीक है, तो ये अरब समुद्र हो गया। इसी तरह इस तरफ से हमारे देश में भारत में आए थे ये व्यापार का एक समूह, जिसको कि अरब प्रायद्वीपीय कहा गया है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट से होकर भारत आया। धीरे धीरे इनमें से कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना प्रारंभ किया। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म में लोग यह मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह। ठीक है, इसी मतलब कि ये अरब प्रायद्वीप से ही मुस्लिम लोग भी हमारे देश में भारत आए थे, और इनका एक नया धर्म था। कौन सा धर्म, इस्लाम धर्म था, जिसका एक ही लोग मानना था कि अल्लाह का एक ही ईश्वर होता है, कौन, अल्लाह, सॉरी, इस्लाम का एक ही ईश्वर होता है, कौन, अल्लाह। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर है, यानी हजरत मोहम्मद अल्लाह का जो पैगाम लाता था उसी को क्या कहते हैं, पैगंबर कहा गया। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं, यानी इस्लाम धर्म को जो मानते हैं उसे क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। मुसलमान को कुरान शरीफ को अपने धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। जिस प्रकार से हिंदू का जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है, गीता है। ठीक है, मुस्लिम का उसी प्रकार से कुरान शरीफ है, आपका क्रिश्चियन का बाइबिल है, सिखों का ये गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, तो मुसलमान लोग जो है वो कुरान शरीफ को ही क्या मानता है, अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानता है, यानी कि उसमें लिखे गए बातों के रास्ते पर चलता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे अरब लोग अपने साथ अपने यहाँ के रीति रिवाज, पहनावा और पकवान लेकर भी आए। इनके प्रमुख पकवानों में पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी आदि प्रमुख है। देखिए जब अरब लोग आए यहाँ हमारे भारत में, तो अपने साथ वहाँ के रीति रिवाज को लेके आए, क्योंकि जो वहाँ को रहने वाले हैं तो उनका तो अपना वेशभूषा तो छूट नहीं जाएगा, तो अपने साथ पहनने का तरीका, खाने का पकवान भी अपने साथ उसका रेसिपी लेकर के ही आया, समझिए कि इनमें प्रमुख पकवान था पुलाव, जो कि हम पुलाव आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारे भारतीय संस्कृति में। जब भी कोई शादी पार्टी होता है, किसी तरह का पार्टी फंक्शन होता है, तो उसमें पुलाव का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, यानी कि लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर बिरयानी, देखिए बिरयानी भी लोग चाव से खाते हैं। उसी तरह से कोरमा, फिरनी, ये भी ये क्या कहते हैं, चिकन का एक अलग अलग वैरायटी है। ठीक है, कालांतर में ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुगल भारत में लेकर आए। इस तरह से फिर समय बीतते गए और तुर्क
तुर्क देशों के शासक, अफगान देशों के शासक और मुगल भारत में आते गए और अपने साथ नए नए प्रभाव को लाते गए भारत में। अरब का भारत में सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्र तक सीमित रहा। इस संपर्क में ज्ञान, विज्ञान और वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ। कालांतर में तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगलों ने इस देश में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। इनके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। इनसे हमारी भाषा, चलिए इसके आगे देखते हैं, पहले इसे दोनों पढ़ लेते हैं। मध्यकाल के कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम आज भी खाते हैं। देखिए तो मध्यकाल का आपका ये हो जाएगा पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी, ये सब जो आपका पदार्थ है वो आज भी हम लोग खाते हैं। उस दौर में आम लोग क्या पहनते होंगे, तो उस दौर में आम लोग क्या पहनते, उस दौर में आम लोग धोती कुर्ता, महिलाएं साड़ी वगैरह, और जो पुरुष होते थे वो सिर पर पगड़ी वगैरह बांधते थे। फिर अगला कार्य, क्या कारण रहा होगा कि भारत अतीत से ही संसार के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। तो देखिए भारत जो था यहाँ पे सब कुछ था, सब कुछ उपलब्ध। भारत को क्या कहा था, सोने का चिड़िया कहा जाता था। ऐसा आप लोग सुने होंगे कि भारत को अपने क्या कहा जाता है, सोने का चिड़िया कहा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहाँ पे हर तरह के संपदा से भरपूर था, यहाँ पे हर चीज उपलब्ध था। इसी कारण यही वजह रहा कि भारत विदेश के जो लोग थे, व्यापारी थे, वो भारत के लिए क्या रहा, आकर्षण का केंद्र रहा। और हमारे भारत पर वो आए, शासन भी किया और इनको लूटा भी। क्योंकि भारत का पहले का नीति थी अतिथि देवो भव, यानी कि जो भी अतिथि हुआ करता तो इसको हम लोग खूब अच्छे से स्वागत करते थे, है ना, उसका खूब अतिथि स्वीकार करते थे, जिससे इनको हमारे यहाँ पैर जमाने में आसानी हुआ और हमारे लूटने का इन्हें अवसर मिला। यही वजह रहा कि हमारे यहाँ इन लोग को पुराने समय से ही भारत आकर्षण का केंद्र बना रहा। चलिए देखिए उनसे हमारी वेशभूषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि भी प्रभावित, यानी कि जब उन लोग आए हमारे भारत में तो इसके साथ साथ अपना अति भी लेकर आए, रीति रिवाज, अपना संस्कृति को भी लेकर आए, और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। इसे ही गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से आप इकाइयों में पढ़ेंगे। यानी गंगा जमुना संस्कृति एक है, जो विदेशों से जो लोग ये मुगल आए, अफगान आए, तुर्क आए, ये जो उनका रीति रिवाज था, रहने सहने का, बोल भाषा का, वो मिला जुला हमारे भारत में भी क्या हुआ, मिलजुल गया और एक परंपरा का विकास हुआ। उसी परंपरा का विकास को हम क्या कहते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन और हमारा रहन सहन क्या हो, एक मिक्सअप रूप ले लिया, ठीक है। इसी को हम लोग गंगा जमुना सरस्वती संस्कृति कहते हैं। चलिए, क्या आपको गंगा अपने गांव में गंगा जमुनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है? तो देखिए आपको आसानी से आपको गांव में ये मिल जाएगा। आप अपने चारों ओर गौर करके देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो लुंगी पहनते हैं, तो कई लोग ऐसे भी अभी हैं जो कि धोती कुर्ता पहनते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होंगे अभी भी वो धोती और कुर्ता का प्रयोग करते हैं। कोई लोग हैं जो अब हम लोग जो है खास करके जो यंग जनरेशन है वो सब क्या करते हैं, शर्ट पैंट का प्रयोग करते हैं, धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं। तो उनमें देखिए जो बूढ़े लोग तो अभी भी अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं, सर पे पगड़ी लगाते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं, अंग्रेजी पहनावा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं, ये टोपी लगाते हैं। तो ये सब कैसा था, अंग्रेजों का देन था, ठीक है। लुंगी वगैरह जो है वो आपका मुगलों का देन है। तो इस तरह का मतलब कि जो फंक्शन था, खास करके महिलाओं में भी अलग अलग परिवर्तन आया। तो ये सब जो अरब देशों से आया या फिर पश्चिमी देशों की सब संस्कृति थी, ठीक है, ये हमारे देशों का संस्कृति नहीं था। जो उन देशों का जो संस्कृति हमारे भारत में देखने को मिलता है उसे क्या कहेंगे, गंगा यमुना जमुनी संस्कृति कहेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल से हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका अगला वीडियो भी आपको मिल जाए। धन्यवाद।